चलो देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 था ना। चल, जो जो पूछते जाएंगे वो बताते जाना, जो जो पूछते जाएंगे वो बताते जाना, कोई दिक्कत? देखो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या है, इसको बोलते हैं फ्रस्टम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियस ए है, यहाँ पे रेडियस बी है, लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है। रेडियस कैसे वेरी कर रहा है? लीनियरली। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आता है? अरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना आता है। स्लोप फॉर्म से भी लिख सकते हैं, है ना, पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म से भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से x दूरी पे जाके, यहां से x दूरी पे जाके एक dx थिकनेस का एलिमेंट मानते हैं। कितने थिकनेस का? dx। यहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा, मान लो ये लेंथ है, तो ये x लेंथ, ये आगे जैसे जैसे जा रहे हो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो आपका जो रेसिस्टेंस है ये क्या होता है? रो डेल्टा x अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इसमें इंटीग्रेशन वाले मेथड से जाना पड़ेगा, है ना। मतलब यहां से x दूरी पे जाके एक पतला सा स्ट्रिप लेना होगा, और वो स्ट्रिप नहीं है, बेसिकली एक डिस्क है, एक डिस्क है जिसका थिकनेस क्या है? इसका थिकनेस क्या है? dx, ठीक है। और इसका रेडियस क्या है? तो रेडियस मान लेते हैं y है। देखो दो वेरिएबल आ गया, x और y, तो एक वेरिएबल को तो कम करना पड़ेगा एटलीस्ट, ठीक है। अच्छा, x का लिमिट कहां से कहां ले सकते हो? 0 से l, तो आपका काम हो जाएगा, कोई दिक्कत? चलो सिंपल सा फंडा है। ये देखो ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला ये काट के हम यहां बनाए, कोई दिक्कत? अरे इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट, ठीक है। ये b, ये y और ये a, ये लेंथ x। तो इस लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ क्या हो जाएगा? मेरे हिसाब से ये हो जाएगा y माइनस a। अरे ये लेंथ सिर्फ लिखोगे तो क्या लिखोगे? y माइनस a, तो y माइनस a बाय बेस क्या है? x बराबर, ये थीटा ले रहा है ना, मेरा मर्जी, हम इसको x एक्सिस मान रहा, हम बस स्लोप बराबर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। और इस पूरे लाइन का स्लोप भी वही होगा, अरे इस पूरे लाइन का भी स्लोप वही होगा, या यहां से यहां का स्लोप लिखो तो भी वही होगा, यहां से यहां का लिखो और यहां से यहां का लिखो तो भी सेम होगा, ठीक। तो इसका स्लोप आप क्या लिख पाओगे इस पूरे लाइन का? ये हो जाएगा b माइनस ए बटे l। अरे होगा, यहां से आप लिख सकते हो y इज इक्वल टू बी माइनस ए बटे एल एक्स, और ये a इधर आ जाएगा प्लस a। लिख सकते हो? अरे लिख सकते हो, b माइनस ए बाय एल को हम एक नाम दे देते हैं m, कांस्टेंट टर्म है इसलिए नाम दे दिए m। चलो यहां से शुरू करते हैं। यहां से x दूरी पे जो मेरा रेसिस्टेंस है dr, उस dr को हम लिख सकते हैं रो l dx अपॉन एरिया। एरिया क्या होगा? वह पाई वाई स्क्वायर होगा। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया लेते हैं, एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट, तो पाई वाई स्क्वायर
तो पाई वाई स्क्वायर करो, एम स्क्वायर, लंबा जब चला जाएगा ना, रुक जाओ, एम एक्स प्लस ए पे पावर 2, ठीक है। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये डिस्क है ना, रेडियस क्या है y, तो डिस्क का एरिया क्या होता है, तो वही तो लिखे हैं, ऐसा शकल क्यों देख रहे हो। सबका सब रेसिस्टर किस में है, सीरीज में, सेम करंट है, ठीक है। लिमिट बाद में पुट कर देंगे, वेरिएबल क्या आ रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। चलो अच्छा, यहां पे लीनियर टर्म वाला आ रहा है, कुछ याद आ रहा है, अगर x टू द पावर 2 होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, x पे पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 -1/x, लेकिन साथ में अगर x के साथ कुछ कॉफिशिएंट है तो उससे डिवाइड भी करना पड़ता है, कुछ याद आ रहा है, अरे याद आ रहा है, तो ये हो जाएगा रो बाय पाई m, और इधर क्या बचेगा 1/mx प्लस a, माइनस साइन के साथ, है ना। यहां तक में कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, यहां पे x वेरिएबल है, लिमिट कहां से कहां है x का, 0 से l, 0 से l, है ना। तो इसको खा जाओ, l से 0, तो आपका रेसिस्टेंस आ जाएगा रो बाय पाई m, और जब 0 पुट करोगे इसमें तो क्या बचेगा 1/a माइनस, जब पुट कर दोगे x = l तो क्या बचेगा m × l प्लस a, यहां देखो m × l, l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस a, तो सिर्फ क्या बचेगा b। अरे हम थोड़ा फास्ट सोच रहे हैं, आप कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो तो इसमें पुट करके तो देखो, यहां पे क्या पुट करना है mx प्लस a, m क्या है मेरा b - l/a, और इसमें लिमिट में क्या पुट करना है l, तो l जब पुट करोगे तो b - a/l × l, तो क्या होगा b - a, और प्लस में क्या है a, तो क्या हो जाएगा b - a प्लस a, तो क्या बचेगा b, तो 1/b, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं r बराबर रो बाय पाई m, m का वैल्यू हम क्या पुट कर देते हैं b - a × l, और ब्रैकेट में बचेगा b - a/ab, b - a/ab, अरे बचेगा, तो यहां से काट दो, तो रेसिस्टेंस आ जाएगा ρl / पाई ab, देख लो आंसर, ठीक है, ρl / पाई ab। ठीक है, तो बहुत कुछ नहीं था, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा था, और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का फंडा यूज किए हैं इस पार्ट में, है ना, तो स्लोप निकल जाएगा।
और बस वही है कि अगर लेंथ के साथ मतलब जिधर करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में जाने पे एरिया चेंज हो रहा तो आपको एलिमेंट से चलना पड़ेगा, है ना। और एरिया वेरी नहीं करना, तब तो बहुत आसान हो जाता है कि नहीं। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। तो मोर और लेस हमको लगता है कि ये इस तरह का सवाल आएगा रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला, तो आप लोग कर लोगे, है ना। रेसिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला पार्ट आप लोग कर लो, ठीक। अब थोड़ा सा वापस चलते हैं। याद है जहां पे सिग्मा क्या था, यही था जिसको हम लोग क्या नाम दिए थे, रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, थोड़ा और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टिविटी बढ़ता है फॉर मेटल्स और घटता है फॉर सेमीकंडक्टर। गुड। उसके बाद इसी को हम फाइनली लिखे थे V बराबर IR, वेयर V इज द पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप था ये, याद करो। अगर लिखना है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में तो लिखोगे डेल्टा V बराबर -IR। याद आ रहा, जिससे पता चले कि जब आप क्या, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत, मतलब करंट का फ्लो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होता, वो माइनस साइन बताता, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपको बताए थे रेसिस्टिविटी का एक रिलेशन 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, जहां पे अल्फा क्या था, कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है। और यही रिलेशन आप यूज कर सकते हो रेसिस्टेंस के लिए भी। जो रेसिस्टिविटी का रिलेशन है सेम आप यूज कर सकते हो रेसिस्टेंस के लिए। अब यहाँ पे एक समझदार बच्चा एक सवाल पूछ सकता था, हम ही पूछ लेते हैं, चूंकि हम आप लोग को हीट नहीं पढ़ाएं, ठीक है। हीट पर लिए होते तो आप बोलते कि ठीक है सर, रेसिस्टिविटी में तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेसिस्टिविटी बढ़ता है, उसका रिलेशन आपने लिख दिया, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन रेसिस्टेंस जो होता है, अगर सिंपलर केस में भी बात करें तो ये हो जाएगा ρl अपॉन A। तो जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेसिस्टिविटी तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ेगा, अरे गर्म करने से लेंथ भी बढ़ता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी बढ़ेगा। तो उसको इसमें कहाँ इनकॉर्पोरेट किए, यहां तो आप सिर्फ रेसिस्टिविटी वाला रिलेशन सीधा सीधा लगा दिए, वो इसलिए हम लगाए हैं, ध्यान से सुनो। लेंथ जो बढ़ता है या जो एरिया में चेंज आता है उसको बोलते हैं थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। याद आ रहा, थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़े होंगे, ठीक है। थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो होता है वो थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी के तुलना में बहुत छोटा होता, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे लेंथ और एरिया में चेंज आता है, बट उस चेंज का जो असर होता है वो इस अल्फा के सामने बहुत छोटा होता, ठीक है। अभी बस इतना जान, जब हम फिर थर्मल हीट पढ़ा रहे होंगे तो वहां पे दोनों अल्फा को कंपेयर करके आपको दिखा देंगे, ठीक। बिल्कुल, एक समझदार बच्चा तुरंत बोलेगा कि सर रो तो चेंज हो रहा है इस रिलेशन से, लेकिन एल और ए का रिलेशन तो कुछ अलग होगा, है ना, वो भी तो टेम्परेचर के कारण चेंज होता है। अरे इतना तो जानते हो ना कि हीट देने पे चीजें फैलती हैं, हर लीनियर डायमेंशन एक्सपेंड करता है ना। तो लेंथ और एरिया का जो चेंज आया वो कहाँ आप इनकॉर्पोरेट किए इसमें, तो बिल्कुल किए हैं, लेकिन वो जब आप इसको इसमें जब डालोगे सारा का सारा फ्रैक्शन
ठीक है, तो वो इतना छोटा आ जाएगा डेसिमल प्लेस के बाद कि राउंड ऑफ में उसका फर्क नहीं पड़ेगा आपके लेवल पे। तो इसीलिए हमारे लिए यही रिलेशन काम कर जाएगा मस्त। जो रेसिस्टिविटी का रिलेशन है वही रेसिस्टेंस का भी रिलेशन काम करेगा। और यहां पे अल्फा थर्मल एक्सपेंशन वाला कॉफिशिएंट नहीं है, ये क्या है, थर्मल कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, ये याद रखिए। कोई दिक्कत यहां तक में? अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? रेसिस्टेंस को हम लोग सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ इतने दूर में रेसिस्टेंस है, बाकी वायर में रेसिस्टेंस नहीं है। असल में रियलिटी क्या है, बचपन में पढ़ते थे कि जहां तक वो दिखे वो रेसिस्टेंस है, बाकी कनेक्टिंग वायर। तो पहला थ्योरी तो वो मान लो कि बाकी वायर में इसके रिस्पेक्ट में रेसिस्टेंस बहुत कम है ना, तो मान के चलते हैं कि उसका रेसिस्टेंस इग्नोर मार दिए। या दूसरा जो रियल, जो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है, वो ये है कि ये पूरे वायर का कम्युलेटिव रेसिस्टेंस एक जगह दिखा दिए। वायर का जो रेसिस्टेंस है ना, उसको पूरे वायर में अलग अलग जगह पे ना दिखा के एक जगह दिखा दिए, उसका कम्युलेटिव इफेक्ट, है ना, और उसको ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये रेसिस्टेंस आर है, करंट इधर से इधर जा रहा आई, बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट इधर से इधर जा रहा है आई, मतलब ये वाला टर्मिनल ज्यादा पोटेंशियल पे होगा, हायर पोटेंशियल पे होगा। मान लो ये है VA और ये VB, ये लोअर पोटेंशियल पे होगा। अरे होगा, ओम्स लॉ लगाएं, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू IR। लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं। इसी चीज को बहुत से लोग और बहुत सारी किताबों में लिखा होता है कि जब हम रेसिस्टर में करंट के डायरेक्शन में मूव करते हैं तो पोटेंशियल का ड्रॉप आता है। कितने का ड्रॉप आता है? IR का। कितने का ड्रॉप आता है? IR का। फिर से सुनो, हिंदी में इंग्लिश में लिख लेना। जब हम रेसिस्टर के अक्रॉस करंट के डायरेक्शन में बढ़ते हैं, देखो यहां से यहां रेसिस्टर के अक्रॉस बढ़े, किसके डायरेक्शन में? करंट के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल में ड्रॉप आया कितने का? IR का। ठीक है, अच्छा ये जो लॉ है V इक्वल टू IR, ये हर तरह के रेसिस्टर के लिए वैलिड नहीं होता। दिस इज ओनली वैलिड फॉर ओमिक रेसिस्टर। ठीक है, पहले ध्यान से सुनो, घबराना नहीं। V इक्वल टू IR जो डेफिनेशन है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओमिक रेसिस्टर के लिए। ओमिक रेसिस्टर क्या होता है? सिंपल सा फंडा जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। ओमिक रेसिस्टर क्या है? जो ओम्स लॉ फॉलो करता है। ठीक है सर, नॉन ओमिक रहा तो ठीक है, उसका रिलेशन दिया रहेगा कि उसमें करंट ऐसे वेरी कर रहा है, लेकिन जब कुछ नहीं बोला हो तो आपको क्या मान के चलना है? ओमिक रेसिस्टर। अब जैसे मनीष है, कुछ नहीं बोलेगा तो ये नॉन ओमिक मान के चलेगा और सवाल गलत करेगा, बोलेगा सर हमको कैसे पता कि ओमिक था? तो जब भी नॉन ओमिक होगा तो स्पेशली लिख के देगा कि नॉन ओमिक है। अब अंकित, इसको सवाल करना ही नहीं है ना, तो बोलेगा सर हमको थोड़े पता था ओमिक है कि नॉन ओमिक, इसलिए हम नॉन ओमिक मान के चले। तो ध्यान से सुनो, जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं वो बार बार बोली नहीं जाती हैं, है ना। जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं, पहले से पता होता सबको, वो बार बार बोली नहीं जाती, फिर भी आप समझ जाते हो, है कि नहीं, कि राधे श्याम है। बताने की जरूरत थोड़ी है कि राधे श्याम गधा है। नहीं, राधे श्याम को नहीं बोले, भगवान का नाम है, चलो कोई बात। ये वाला ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत?
तो जब तक स्पेशली ना बोला हो कि नॉन ओमिक है, उसमें करंट का वेरिएशन ऐसे हो रहा है या रेसिस्टर का वेरिएशन ऐसे हो रहा है, तब तक आपको कुछ नहीं मान के चलना है। मस्त एकदम ओमिक रेसिस्टर है और उसमें ड्रॉप होगा V = IR, काम खत्म। यहां तक में किसी को कोई परेशानी, कोई पंगा? चल, मतलब ध्यान से सुनो, इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पोटेंशियल। इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इंपॉर्टेंट, नॉट द पोटेंशियल। शुरू से बात कर रहे है ना, कि हम अपनी मर्जी से कहीं जीरो ले सकते हैं। तो जैसे हम दे दें आपको कि ये 5 ओम का रेसिस्टर है, इसमें इधर से करंट जा रहा है 3 एम्प, ठीक है। यहाँ पे अगर हम आपको बोल दें कि यहाँ का वोल्टेज हम मान के चल रहे हैं 0, तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा बताओ, है ना। मान लो यहाँ का वोल्टेज B मान लेते हैं, तो बताओ B का वोल्टेज क्या होगा, है ना। तो आप सिंपल कुछ कर सकते हो कि यहाँ से यहाँ जाने का मतलब है ड्रॉप, है ना। और ड्रॉप क्या होगा, तो हम लिखेंगे हाइयर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बराबर IR। तो VB क्या हो जाएगा, -15 वोल्ट, है ना। अब कल के दिन हम बोले नहीं, हम यहाँ 0 नहीं मानेंगे, हम 10 मानेंगे, हम 10 मानेंगे, तो B क्या हो जाएगा, अगर यहाँ 10 मान लेंगे तो B हो जाएगा -5, है ना। 0 माने थे तो कितना था, -15, 10 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -5। ये सही से थोड़ा लिख लेना, ये नहीं कि 10 का 15 लिख लेना, इसका वो लिख लेना, है ना, गधा वाला काम मत कर, ठीक है। तो मायने क्या रखता, पोटेंशियल डिफरेंस। एब्सोल्यूट पोटेंशियल का कोई मीनिंग नहीं होता। तो सर्किट में 0 हम अपनी मर्जी से कहीं असाइन कर सकते हैं कि देखो भाई सर्किट में हम यहाँ पे 0 पोटेंशियल मान लेते हैं। हाँ, अब सर्किट में पहले सवाल वाला कुछ और जगह 0 दे दिया तो अभी नहीं, वो अपना 0 मानेगा, हम अपना 0 मानेंगे, नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अगर वो कुछ नहीं दिया तो कहाँ 0 मानने का, मेरी मर्जी। अब ये नहीं कि हर जगह 0 मान लेंगे, फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। या फिर सवाल वाला कहीं और 0 दिया है, आप उसी सवाल में एक और 0 कहीं और लेके चल दी, ऐसा नहीं चला, है ना। क्योंकि इट इज ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इंपॉर्टेंट। बचपन में आप लोग रट लेते थे, बैटरी लगाते थे, एक रेसिस्टर लगाते थे, V = IR, V = IR, मस्त चल रहा है ना। ये सर्किट नहीं है, किसी भी सर्किट का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ लिया, है ना। तो वेन एवर वी मूव along resistor in the direction of current there must be a potential drop। अरे है कि नहीं, वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, कितने का, IR। कोई दिक्कत, आगे चलें थोड़ा सा। अब इसमें एनर्जी वाला पार्ट है, उसको भी लगे हाथ कर लेते हैं, है ना। ऐसे तो लोग अलग से पढ़ाते हैं, बट हम यहीं पे पढ़ा देते हैं लगे हाथ। मान लो यहाँ पोटेंशियल V मान लिए, यहाँ 0 मान लिए, इसमें करंट कितना है, I है, ठीक है, I करंट है। हम बोले कि कितना पावर डिसिपेट हो रहा है रेसिस्टर में, है ना, मतलब रेसिस्टर कितना पावर खा रहा, कितना पावर खा रहा रेसिस्टर, ठीक है। अरे रेसिस्टर कितना पावर खा रहा है, तो ऐसे सोचो इसको कि देखो भाई dt टाइम में इससे कितना चार्ज गुजरेगा, जो छोटा सा चार्ज dq गुजरेगा वो हो जाएगा I dt। क्यों, क्योंकि I = dq/dt। तो dq टाइम में जो छोटा सा चार्ज इससे गुजरा वो कितना, I dt, ठीक है। अच्छा, इस चार्ज के पास जब यहां पे था तो एनर्जी कितनी थी, यहां पे जब ये यहां पे था तो इसके पास एनर्जी थी V I dt,
ये कहाँ से आया सर? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, और जब यहां आया तो एनर्जी कितनी हो गई? कुछ नहीं समझ में आया, फिर से सुनो। अरे इलेक्ट्रोस्टैट में ही पढ़ाए हैं, एक जगह है जहां का पोटेंशियल V है, यहाँ Q चार्ज रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी QV हो जाएगा। अरे होगा ना? तो जो छोटा सा एनर्जी यहां से गायब हुआ VIDT, ये एनर्जी कहां गया? यहां पे चार्ज के पास एनर्जी है, यहां पे नहीं है। ये एनर्जी कहां गया? हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में। आप रेसिस्टर कैसा लगाए हो? पंखा लगाए हो, ये भी रेसिस्टर ही है। लोड तो मैकेनिकल एनर्जी में चला गया, कुछ साउंड में चला गया, कुछ हीट में भी चला जाता, पंखा गर्म भी हो जाता है ना। एकदम फिलामेंट लगाए हो बल्ब के रूप में, तो सारा का सारा कहाँ चला? लाइट और हीट में चला गया। तो हम जनरली मान के चलते हैं कि रेसिस्टर सारा का सारा एनर्जी किस फॉर्म में निकाल रहा? हीट के फॉर्म, है ना, हीट जनरेटेड, है ना। तो ये जो छोटा सा हीट जनरेट हुआ वो कितना था? VIDT। और ये कहाँ गया? रेसिस्टर खा गया। अब लोग सर रेसिस्टर कैसे खाता है? तो असल में देखो, बैटरी एनर्जी दिया, मान लो बैटरी एनर्जी दिया चार्ज को, तो वो चार्ज फिर जब चलता है तो रेसिस्टर में लैटिस से टक्कर होता है, याद है? अरे टक्कर होता है, सब भूल जाता है, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको बायस करता है, फिर थोड़ा सा आगे चलता है, फिर टक्कर होता है, फिर भूल जाता है। तो वो जो टक्कर मार मार के गरम कर रहा, वही एनर्जी खा रहा रेसिस्टर। समझ में आया? अरे समझ में आया? तो यहां से लिख लो dH/dt, रेट ऑफ हीट लॉस, हीट जनरेटेड, क्या है? VI, जो कि V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। I क्या है? करंट। और आपको पता है ये रिलेशन ओमिक और नॉन ओमिक रेसिस्टर दोनों के लिए वैलिड है। कोई एक्सप्लेन कर सकता है क्यों? ये जो रिलेशन लिखे हैं dH/dt, हीट लॉस, हीट जनरेटेड, इज VI, where V is the potential difference drop across resistor and I is the current in the resistor। और हम बोल रहे हैं कि ये रिलेशन ओमिक एंड नॉन ओमिक दोनों रेसिस्टर के लिए वैलिड है। रेजिस्टेंस का टर्म नहीं है तो इसका कोई मतलब थोड़े। देखो, क्योंकि ये रिलेशन लिखते वक्त हम कहीं भी ओम्स लॉ यूज ही नहीं किए। वी आर नॉट यूजिंग ओम्स लॉ एनीवेयर। सिंपल सा फंडा, चार्ज के पास एनर्जी कितनी होती है? तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, है ना। एनर्जी कहाँ गई? तो टक्कर वक्कर में चली गई। अब ओमिक हो या नॉन ओमिक हो, दोनों में हीट तो ऐसे ही जाएगा ना, लैटिस के साथ जो टक्कर होगा, है ना। तो इसीलिए इसमें कहीं भी ओम्स लॉ यूज नहीं किए हैं। तो दिस इज वैलिड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक रेसिस्टर। तो अगर नॉन ओमिक देके डराए सवाल में तो डरने का नहीं, वहां भी हीट जनरेटर का VI फॉर्मूला वहां भी काम करेगा, है ना। लेकिन एक फॉर्मूला आप लोग और पढ़े हो, dH/dt इज इक्वल टू I²R। ये कैसे आया? कोई बता सकता है? तो कुछ नहीं किए, V के जगह पे यूज कर दिए IR, है ना। अब इसमें हम ओम्स लॉ यूज कर लिए, है ना। तो ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ओमिक रेसिस्टर, एंड दिस इज वैलिड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक। क्या किसी को कोई दिक्कत है यहां तक में? अरे यहां तक में कोई दिक्कत है? हाँ सर, पक्का कोई दिक्कत नहीं है? तो नोट कर लो जल्दी से और हर बात लिखो।
चलो अब हम लोग एक दूसरे सर्किट एलिमेंट की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बैटरी। क्या बोलते हैं? बैटरी। या एक टर्म यूज में आएगा बार बार, दैट इज कॉल्ड EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा डीप में जाके बताएंगे, क्योंकि फिर अभी छोड़ दिए, आराम से क्वेश्चन सॉल्व करने के हिसाब से बता के आगे निकल गए तो फिर दिक्कत EMI में आएगा, है ना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप अच्छे से चीज़ों को एकदम डिटेल में समझें, ताकि EMI में नहीं बोलेगा अच्छा तब का बात अलग, अब का बात अलग। वो केमिस्ट्री वाला कहानी नहीं चाहता। ठीक है, तो किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए आपको उसके अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। और इसके लिए हम लोग अलग अलग तरीका यूज करते हैं। या तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो सीधा सीधा, या फिर बहुत सारा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट्स। दीज एजेंट्स कैन बी केमिकल। ठीक है, केमिकल के मदद से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी चार्ज पे फोर्स लगता है, उससे भी जनरेट कर सकते हैं, या सूडो फोर्स से भी जनरेट कर सकते हैं। याद करो, एक रॉड को दौड़ा दिए थे तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया था, कुछ नहीं याद है, पीछे पलट के देख लेना, है ना। या एक चीज़ और आगे पढ़ेंगे, इंड्यूस्ड EMF, उसमें बेसिकली मैग्नेट से ही हम लोग काम लेते हैं, है ना। तो जो मेन तरीका यूज होता है किसी भी डिवाइस में, जो डिवाइस पोटेंशियल जनरेट करता, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है, मेनली दो तरीका यूज होता है, एक तो केमिकल और एक मैग्नेट। ठीक है, इनकी मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं। ठीक है, तो अभी पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल वाले। ठीक, ये देखो एक डब्बा है, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, है ना, जिसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। उस केमिकल रिएक्शन के कारण इसमें एक फोर्स डेवलप होता है विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है नेचर में। ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक नेचर का क्या मतलब है अभी समझ में आ जाएगा। ये फोर्स नेचर में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण होता क्या है, इसमें चार्ज सेपरेशन होता है। क्या होता है? चार्ज सेपरेशन। ठीक है, तो मान लो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कुछ ऐसे लगा F। ठीक है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज जमा कर दिया और यहां पे नेगेटिव चार्ज जमा कर दिया। ठीक, अरे पॉजिटिव चार्ज को पकड़ के उधर ले गया। रियली में मूव कौन करता है? नेगेटिव चार्ज, बट हम अपनी सुविधा के लिए हमेशा क्या मानते हैं? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर किस में करते हैं? वोल्ट में मेजर करते हैं। अब बोलोगे सर फोर्स और मेजर हो रहा है वोल्ट, तो भाई फिजिसिस्ट लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं? है ना। अब जैसे करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव से निगेटिव, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है निगेटिव से पॉजिटिव,
है ना। तो अभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का चार्ज बदल दिया जाए तो पूरे फिजिक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट नहीं बदलते हैं, बस रख दिए तो रख दिए हम भाई, है ना, रख दिए तो रख दिए। समझ में आया? तो उसी तरह इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रख दिए तो रख दिए, है ना। लेकिन मेजर किस में करेंगे? वोल्ट में। क्यों? क्योंकि फोर्स या फील्ड को मेजर करना हमेशा मुश्किल काम है। वेक्टर, है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना आसान है हमेशा, है कि नहीं है? तो हम लोग उसी के टर्म में मेजर करते हैं इसको भी, वोल्ट के टर्म में। कैसे, क्यों, कहां से करते हैं अभी सब समझ में आए। पहले ये समझो कि ये जो फोर्स है वो नेचर में नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक है, ठीक है सर। इस डब्बा में कुछ केमिकल रिएक्शन हुआ, वो फोर्स लगाया जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज यहां जमा हो गया और नेगेटिव चार्ज यहां जमा हो गया। अच्छा, इस चार्ज सेपरेशन के कारण अब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। अरे होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जनरेट होगा इधर। ठीक। अच्छा, यहां पे जैसे जैसे चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे ये फील्ड वेरी करेगा, वैसे वैसे ये फील्ड वेरी करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? क्यों? जितना ज्यादा चार्ज जमा होगा उतना स्ट्रांग फील्ड बनेगा। बट इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इससे कोई लेना देना नहीं है, वो अंदर हो रहा है केमिकल रिएक्शन पे डिपेंड करता है ना। वो इस फील्ड के बढ़ने घटने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो क्या कर रहा भाई, इधर से चार्ज को पकड़ पकड़ के इधर ला रहा है, और जब ये सेपरेशन हो रहा है तो उसके कारण फील्ड बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा, बड़ा होते जा रहा। अब होगा क्या एक स्थिति कि एक चार्ज पकड़ो, इस पे किधर फोर्स लगता है? फील्ड के डायरेक्शन में, क्यूई, और साथ में एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब दोनों बैलेंस हो जाएगा तो ये चार्ज सेपरेशन होना बंद हो जाएगा। अरे चार्ज सेपरेशन होना बंद हो जाएगा। ठीक। चल, अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा अलग बना लेते हैं। यहां प्लस, घबराना नहीं, थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो बताना। माइनस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है अंदर में, ठीक है, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऐसे लग रहा। हम क्या करते हैं, इसको चलो ऐसे वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बोलोगे तो हम ये भी बता देंगे कि वायर में फील्ड कैसे जनरेट होता है। ठीक है, चलो बता दो। इसको जोड़ दिए, ठीक है, यहां पे प्लस चार्ज और यहां पे माइनस चार्ज, ठीक है। प्लस अगर ऐसे फ्लो करेगा, ध्यान से सुनो, हम मान के चल रहे हैं दोनों फ्लो कर रहा है, ठीक, बट रियली में करता कौन है? इलेक्ट्रॉन करता है। तो प्लस का इधर का फ्लो तो करंट इधर, और माइनस का इधर का फ्लो तो करंट। कोई दिक्कत? वो अंदर की बात थी, अभी रुक तो जाओ। बैलेंस हो गया, सब कुछ बैलेंस हो गया, चार्ज सेपरेशन बंद हो गया। अरे अंदर कुछ नहीं हो रहा भाई, चार्ज पे फोर्स लगना बंद हो गया, यहां तक में कोई दिक्कत। अब जैसे ही कंडक्टर से कनेक्ट किया, ध्यान से सुनना, यहां पे पॉजिटिव चार्ज का एक्सेस है, तो पॉजिटिव चार्ज में से बहुत छोटा सा फ्रैक्शन, रियलिटी में क्या होता है, ध्यान से सुना, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन इसके सरफेस पे आके जमा हो जाता है।
क्योंकि कोई भी एक्सेस चार्ज दोगे कहाँ जमा होता था, याद करो, सरफेस पे, है ना। इसके सरफेस पे आके जमा हो जाता है, उसके आगे भी सरफेस पे जमा होता है, लेकिन जो नजदीक है वहां ज्यादा जमा होगा और जो दूर है वहां कम। इसको थोड़ा ऐसे समझो, थोड़ा हम डिटेल में जा रहे हैं, ठीक है, परेशान नहीं होना, नहीं भी समझ में आए तो चलेगा। आप तो ऐसे भी सोच सकते हो कि ये प्लस है ये माइनस है तो इसमें फील्ड ऐसा जनरेट हो गया, बस इतना से भी काम चलेगा। अरे ये हायर पोटेंशियल पे ये एंड है, ये लोअर पोटेंशियल पे है ना, तो इसमें फील्ड जनरेट हो गया। लेकिन बहुत बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है, सर ये तो बैंड किया हुआ है तो फील्ड कैसे ऐसे घूमता है। पहली बात है ना, अरे पोटेंशियल डिफरेंस हम यहां और यहां लगाए और ये तो बैंड किया हुआ है, ये तार बैंड है ना, तो इसको हम ऐसे से घुमाते हैं तो क्या ये जो करंट सिग्नल जो जा रहा है वो बंद हो जाता है। इसको घुमा के देखो, आवाज आती है ना। इसको बैंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। होता क्या, देखो ध्यान से सुनो, नहीं भी समझ में आया तो चलेगा। आप तो ये भी सोच सकते हो कि हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, एक वायर के अक्रॉस लगा दिए, हायर लोअर, तो फील्ड किधर से किधर, फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, व्हेन यू मूव इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फील्ड जनरेट हो जाएगा। अब कुछ बच्चा पूछता है कि सर ये फील्ड यहाँ बैंड कैसे होता है, कुछ पूछता है कि सर उस दिन जो आप सवाल करवाए थे उसमें क्रॉस सेक्शन कम होने पे फील्ड कम हो रहा था, कहीं जाने पे फील्ड बढ़ रहा था। तो असल में फील्ड यहाँ ऐसा नहीं होता कि यहाँ से यहाँ तक एक बार में बन जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बैटरी पूरा पूरा फील्ड बना देता सीधा सीधा। ये फील्ड लोकली बनते हैं। कैसे बनते हैं, लोकल। जैसे यहाँ कुछ पॉजिटिव चार्ज दिया, ठीक है, फिर आगे वाले पॉजिटिव चार्ज को भी पुश करेगा थोड़ा सा, लेकिन कम फोर्स है, फिर वो और आगे वाले को थोड़ा और कम फोर्स से करेगा क्योंकि यहाँ ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ऐसे इसको समझ सकते हो कि देखो एक वायर है और ये चार्ज तो बहुत ज़्यादा है यहाँ जमा, इसमें से वो इतनी सा चार्ज यहाँ पे आके जमा हो गया, मान लो सरफेस पे, ठीक है। सरफेस पे जमा हो गया। अच्छा ये क्या रिंग है, रिंग की अगर एक्सिस पे बात करो तो फील्ड कैसे बनता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे ही बनेगा। ऐसे ही और पॉजिटिव चार्ज यहां भी जमा होगा, ध्यान से देखना और घबराना नहीं। अब बोलोगे सर इसका भी फील्ड बनेगा, इधर फील्ड ऐसे बनेगा और इधर फील्ड ऐसे बनेगा, बराबर बराबर बनेगा दोनों साइड। सर बीच में क्या होगा, तो बीच में क्या बोले, यहां ज्यादा चार्ज जमा हो रहा है और यहां कम, तो ये फील्ड बड़ा होगा कि ये फील्ड, तो नेट फील्ड किधर डेवलप होगा, इधर। इसी तरह यहां पे और कम पॉजिटिव चार्ज का रिंग बनेगा तो नेट फील्ड किधर डेवलप होगा, इधर। और इसी तरह से उल्टा इधर सोच, तो इधर निगेटिव चार्ज का फील्ड बने तो उसका फील्ड का डायरेक्शन ऐसे। अरे यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस के रिंग है तो इनके कारण फील्ड ऐसे, और यहाँ निगेटिव चार्ज का रिंग है। अच्छा ये इधर ही क्यों है सर, आगे भी तो पॉजिटिव चार्ज है, वो कैंसिल नहीं करेगा तो वो इससे कम होगा वहाँ चार्ज, तो उसका जो फील्ड होगा उसको ये डोमिनेट कर रहा हो तो नेट फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा होगा हर जगह, यहाँ 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 यहाँ। और तार जैसे जैसे बैंड होगा तो सरफेस चार्ज भी तो बैंड होगा। अरे तार अगर बैंड हुआ तो उसके ऊपर जो रिंग है वो भी तो बैंड होते हुए चला जाएगा, तो फील्ड अपने आप फील्ड कम क्यों होगा, हाँ हाँ, तो नेट फील्ड जो बनेगा वैसा ही नेट फील्ड फिर यहाँ बनेगा। नहीं उतना चार्ज आता है कि फील्ड क्रॉस सेक्शन के अनुसार बने, ठीक है, वो अंदर में एडजस्ट हो जाता है, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। ये तो हमें एक रफ आइडिया दे रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट वैल्यूज पे तो काम नहीं कर रहा, बट वो ऐसे होता है कि वो क्रॉस सेक्शन के अनुसार जैसे फील्ड का वेरिएशन उस दिन निकाले थे वो आ जाएगा कि हाँ हम एक यूनिफॉर्म पोटेंशियल डिफरेंस लगाए थे तो फील्ड कहाँ कम कहाँ ज़्यादा होगा, दैट विल डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। उसके लिए आपको उतना परेशान नहीं होना। हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं कि सरफेस चार्ज जो जमा होता है ना इसके कारण इसमें ऐसे फील्ड बनेगा। आप बोलोगे सर इधर तो नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल, जैसे इसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड क्या होगा, ऐसे।
उससे आगे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो भी फील्ड बनाएगा ऐसे, लेकिन नेट किधर बनेगा, इधर। तो जैसे इसको जोड़ोगे प्लस और माइनस से, ये बैटरी है मेरा डब्बा, बिल्कुल आराम से समझना, बहुत डिटेल में जा रहे थे, डिटेल में जल्दी नहीं जाते हैं लोग। जैसे ही जोड़ोगे तो यहां प्लस चार्ज का रिंग बनेगा सरफेसेस पे, सर ये तो चार्ज खा जाएगा, अब एकदम इतना छोटा सा चार्ज सरफेस पे तुरंत यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, पता भी नहीं चलता, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, ठीक है। और ये चार्ज मूव नहीं करता, ये तो सरफेस पे बना जो कि अंदर फील्ड बनाया, और अब उस फील्ड के कारण इस बैटरी का चार्ज का कहानी चलेगा। हमको इस चार्ज पे ज्यादा कंसंट्रेट ही नहीं करना, हम आपको थोड़ा सा ये समझाना चाह रहे हैं कि वायर में फील्ड कैसे बनता है। ये चार्ज मूव करने वाला नहीं है, ये तो सरफेस पे जाके जमा हो जाएगा, फील्ड बना देगा, है ना। और ये बहुत फ्रैक्शन चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज। तो इसमें ऐसे समझो, अब आपके लिए क्या समझना है कि जैसे इसको प्लस और माइनस से कनेक्ट किए तो इसमें फील्ड बनेगा ऐसे, हम मेनली ये समझाना चाह रहे हैं। अरे हम मेनली ये समझाना चाह रहे हैं, और वो क्यों बनेगा वो थोड़ा सा आइडिया आपको आ गया, पक्का। चल इसको भूल जा अभी थोड़ी देर के लिए। अब क्या हो, फील्ड ऐसे बना तो कुछ पॉजिटिव चार्ज मूव करेगा, मूव करेगा 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 करेगा, यहां चलाएगा तो पॉजिटिव चार्ज आके नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो ये जो फील्ड जनरेट हुआ अंदर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो थोड़ा सा कम होगा। अरे जैसे ही थोड़ा सा कम होगा, ये फोर्स अभी बराबर हो गया था, अब ये फोर्स फिर एक चार्ज को पकड़ के यहां से यहां ले जाएगा, कान पकड़ के। तो ये जो बैटरी है ये किसका काम करेगा, कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ये दे नहीं रहा, यहां से जो चार्ज गया वही घूम के फिर यहां आ गया, है ना। रास्ते में पूरे कंडक्टर में घुमाया तो टक्कर वक्कर करके क्या होगा, सारा एनर्जी लॉस कर दिया। अब यहां पे ये पकड़ेगा फोर्स इसको और खींच के यहां से यहां ले आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे यू हैव टू मूव अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां चार्ज फील्ड के अलोंग अपने आप मूव कर रहा, और यहां पे अंदर में इस फील्ड के अगेंस्ट वो फोर्स नहीं होता तो ये यहीं जमा होकर रह जाता, कहानी खत्म। ये जो केमिकल रिएक्शन के कारण ये फोर्स है, ये पकड़ता पॉजिटिव चार्ज को और लाके यहां पटक देता। अब चूंकि आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क कर रहे हो, तो वेन एवर यू विल डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, दिस वर्क विल गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। नहीं समझ में आ रहा, अरे आ रहा है, अरे यहां से चार्ज को पकड़ के लेके आएगा और ये इस फील्ड के अगेंस्ट ला रहा। इट इज जस्ट लाइक एक पत्थर को जमीन से उठा के हम ऊपर ले जा रहे हैं, तो हम उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं। अब इधर ले जाके उसको छोड़ देंगे तो गिरेगा, गिरेगा, रास्ते में लॉस होगा, एयर लॉस, एयर फ्रिक्शन के कारण लॉसेस भी तो होंगे, और जमीन पे आ गए, फिर उठा के ऐसे ले जाओ। तो ये उठा के ले जाने वाला काम कौन कर रहा है, बैटरी। अंदर में देखो, अंदर में भी करंट है, अंदर में चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है, ध्यान से सुनते जाना मेरी बात। चार्ज यहां से यहां मूव कर रहा है और वो इस फील्ड के अगेंस्ट मूव कर रहा है। अगेंस्ट अपने आप तो मूव किया नहीं होगा, कौन मूव कराया, फोर्स। अच्छा, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट मूव करा रहा है तो इस फोर्स को वर्क करना पड़ रहा होगा, यानी बेसिकली ये जो फोर्स होगा वो कुछ एनर्जी दे रहा होगा चार्जेस को। कहां से आ रही है एनर्जी, केमिकल से, बिल्कुल सही, वो एनर्जी केमिकल रिएक्शन से आ रहा। जनरेटर में वो एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी से आता है, वो घूमता है, डायनेमो को घुमाते हो आप मोटर चला के, है ना, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पे क्या कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे हो रहा, अरे यहां पे चार्ज आया, फील्ड इधर है ना, तो फील्ड के अगेंस्ट इसको खींच के कौन फिर इधर लाएगा,
ये फोर्स, अब ये फोर्स खींच के लाया इस फील्ड के अगेंस्ट, तो उस चार्ज को कुछ एनर्जी मिल गई, अरे मिली, अब वो इधर फ्लो करेगा फील्ड के साथ, क्योंकि इसमें तो फील्ड ऐसे बना हुआ है, और उसके पास जो एनर्जी थी वो रास्ते में टक्कर वक्कर करता हुआ सारा एनर्जी लॉस करके यहां फिर पहुंच जाएगा भिखमंगा बन के। अरे बनेगा। इस कहानी को और समझा सकते हैं, बैटरी चार्ज नहीं देता है, बैटरी चार्ज को एनर्जी देता है। इट इज जस्ट लाइक अ वाटर पंप। वाटर पंप क्या किया, पानी उठाया और छत पे लेके चला गया, तो पानी में क्या आ गई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ऊपर से पानी को छोड़ दो तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से काइनेटिक एनर्जी। रास्ते में एयर ड्रैग के कारण कुछ लॉसेस भी होंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो यहां पे यही बात है, ये इसको खींच के जब यहां ले जा रहा है, चार्ज को लोअर पोटेंशियल से उठा के हायर पोटेंशियल पे ले जा रहा है, तो उसको एनर्जी देना पड़ेगा, है ना। और फिर ये चार्ज यहां से घूमा, जैसे यहां से कुछ प्लस चार्ज निकला तो यहां प्लस कम हो जाएगा और यहां माइनस भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये चार्ज घूम के इधर आएगा और यहां जमा होगा। तो जैसे माइनस कम प्लस कम, तो ये फील्ड का स्ट्रेंथ कम, फोर्स डोमिनेंट, फिर से चार्ज खींच के ले आएगा अंदर में, है ना। तो ये क्या बन गया, कांस्टेंट सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा, एकदम नहीं समझ में आ रहा, फिर से देखना, फिर से बोले। पानी का मोटर देखो, वो अपने आप से पानी बनाता है कि नीचे जो पानी है उसको निकाल के ऊपर पहुंचा देता, तो नीचे जो पानी उसको नीचे रहने दो, ऊपर क्यों पहुंचाते हो सर, ऊपर पहुंचाएंगे तब तो वो फिर नीचे आएगा। अरे समझ में आया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लॉस होगा तब तो नीचे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा, कुछ समझ में आ रहा है। तो जस्ट लाइक दैट ये बैटरी भी ऐसे ही काम करता है, ये बैटरी भी ऐसे ही काम करता है। ये क्या करता है, चार्ज जब हायर पोटेंशियल से टक्कर वक्कर खाता हुआ एनर्जी लॉस करता हुआ लोअर पोटेंशियल पे पहुंचा, तो ये इसको पकड़ के फिर से हायर पोटेंशियल पे पहुंचा देता है। जैसे पंप, पानी जमीन से उठाया टंकी में पहुंचाया, टंकी में आप यूज किए, उसका सब एनर्जी खत्म हो गया, जमीन पे पहुंच गया, पानी अपने आप ऊपर पहुंच जाएगा, फिर नहीं, मोटर उसको पहुंचाएगा, जो आपका इलेक्ट्रिक पंप है। वही काम बैटरी कर रहा, ये चार्ज अपना सारा एनर्जी लॉस करके यहां पहुंच गया भिखमंगा बन के, अब इसको फिर से एनर्जी कौन देगा, कुछ नहीं समझ में आया। अरे आया, लेकिन इसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट में। किसमें मेजर करते हैं, वोल्ट में। अब बोलोगे सर कैसे मेजर करते हैं, उसका डेफिनेशन क्या है, तो ध्यान से सुनो। यहां पे ये जो फोर्स वर्क करता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट, वही तो जमा हो जाता होगा उसमें एनर्जी के फॉर्म में, अरे है ना। तो हम बोलते हैं कि इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो बेसिकली है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन per unit charge to move it from lower potential to higher potential inside the battery. Again सुनो, EMF is basically the work done per unit charge in moving the charge from lower potential to higher potential inside the battery, inside the battery. अरे होगा, और यही वर्क हमारे पास अवेलेबल होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जीज ऑफ चार्जेस, है ना, जो कि रेसिस्टर में फिर से लॉस करके अपना काम करके फिर वापस आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, तो पूरे सर्किट में करंट का डायरेक्शन ऐसे है, प्लस से माइनस, लेकिन बैटरी में करंट का डायरेक्शन है माइनस से प्लस।
अबे ये प्लस चार्ज ऐसे घूम के आया, गया गया गया, एनर्जी लॉस कर दिया, उसको लोअर पोटेंशियल पे पकड़ा, उठा के हायर पोटेंशियल पे पटक दिया, तो उसके पास एनर्जी आ गई। एक ब्लॉक को नीचे से उठा के छत पे रख दिए फिर, तो एनर्जी आ गई, है ना। तो पर यूनिट चार्ज जो बैटरी वर्क कर रहा है उसी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईएमएफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ईएमएफ से। और ये वोल्ट में आराम से मेजर हो जाएगा, है ना। और समझ में आया? तो इसको ऐसे दिखाते, देखो छोटा डंडा बड़ा डंडा, और लिखते हैं ई। मतलब इस डंडे और इस डंडे के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? ई का। कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? ई का। ये तो आइडियल सिचुएशन है। अभी ध्यान से सुनना, ये कैसा सिचुएशन है? आइडियल। मतलब इसमें जितना चार्ज पे काम किया, कौन काम किया? कौन काम किया? कौन काम किया? ये ईएमएफ। ईएमएफ जो भी काम किया वो सबका सब चार्ज को मिल गया, हम ये मान के चल रहे, देयर आर नो लॉसेस। तो उस केस में जो वर्क डन हो गया पर यूनिट चार्ज, वही हम मान लेते हैं एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज है वही क्या बन गया? पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। बट रियलिटी में क्या होता है कि जब चार्ज अंदर में मूव करता है तो ये भी तो कुछ केमिकल्स हैं, कुछ मटेरियल्स हैं, ये भी कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करता होगा। तो जितना भी काम ये फोर्स करता है वो सब का सब चार्ज को नहीं मिलता है, वो कहां चला जाता है? कुछ पार्ट हीट में चला जाता है। मोबाइल गर्म होते हुए देखे हो? बैटरी जब चल रहा होता है अंदर में तो वो गर्म भी होता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो बैटरी है उसमें कुछ केमिकल्स, कुछ मसाला भरे हुए हैं, है ना। अरे है ना। तो वो मसाला के थ्रू जब करंट फ्लो करता है तो वो मसाला रेसिस्टेंस ऑफर करता है। ठीक है। तो जो रियल बैटरी होता है, सब पढ़ाएंगे हम, अभी परेशान नहीं होना, उसमें जो ये फोर्स वर्क कर रहा है वो पूरा का पूरा ईएमएफ के फॉर्म में आपको दिखेगा नहीं। मतलब इसमें जो भी वर्क किया वही आपको दिख गया टर्मिनल वोल्टेज के फॉर्म में। मतलब बैटरी के दोनों एंड में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो कितना आप बोलोगे? ई। क्यों? क्योंकि जो भी वर्क किया वो सबका सब यूजफुल अवेलेबल है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि इसमें जो है ये फोर्स वर्क तो कर रहा है ईएमएफ, लेकिन वो सारा का सारा वर्क चार्ज को नहीं मिल रहा, एनर्जी चार्ज को नहीं मिल रहा, वो कुछ एनर्जी हीट में लॉस हो रहा। तो जो बैटरी का जो ईएमएफ है उसके बराबर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं मिलता। ठीक है, उससे थोड़ा कम मिलेगा। आप लॉजिकली सोच सकते हो, क्योंकि कुछ एनर्जी कहां चला जाएगा? हीट में। कितना कम और कितना ज्यादा मिलता है वो बाद में बात करेंगे। अभी बस इतना समझो कि वो ईएमएफ के बराबर नहीं होता, ईएमएफ से कम हो जाता। क्यों? क्योंकि करंट अंदर भी फ्लो करेगा, और जब करंट अंदर फ्लो करेगा तो अंदर रेसिस्टेंस भी तो है रियली में, और जैसे ही रेसिस्टेंस के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा तो हीट जनरेट होगा। अभी जरूरत पर है? अरे भाई लोहा का ऐसे ऐसे जिगजैग बनाओगे तभी का हीट होगा। वो तो जिस मटेरियल से गुजरेगा कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस ऑफर करेगा। किसी का रेसिस्टेंस कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। समझ में आया? तो होता क्या है कि रियल बैटरी को हम लोग ऐसे दिखाते हैं। दिखाना तो ऐसे चाहिए, दिखाना ऐसे चाहिए, बट तो इसके कारण क्या होता है कि इसका ईएमएफ अगर ई है, बैटरी का ईएमएफ ई है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो जनरेट होता है वो ई जनरेट नहीं होता, ई से थोड़ा कम होता। कितना कम होता है, कितना ज्यादा होता है, वो जब लूप रूल पर आ जाएंगे तो आप खुद पर निकाल लो, है ना। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ अलग जनरेट होता है, वो बेसिकली ई माइनस आई आर होता है ना। वेल आर इज द इंटरनल रेसिस्टेंस। बट पुराने जमाने में इतना अच्छा प्रिंटिंग मशीन अवेलेबल होता नहीं था, तो ऐसे दो डंडे, छोटा सा डंडा, उसके बीच में रेसिस्टेंस दिखाना थोड़ा सा मुश्किल काम था। तो वो लोग ऐसे दिखाते थे, देखो बड़ा डंडा छोटा डंडा, इसका ईएमएफ ई
और इसके बगल में रेसिस्टेंस R। ठीक है, तो बैटरी जो है वो बेसिकली यहां से यहां इसका टर्मिनल है। ये कोई गधा वाला काम नहीं करना सर, हम यहां से यहां जोड़ लेते हैं तो ये रेसिस्टेंस बाहर हो जाएगा, है कि नहीं? है ना? अपन तो सर यहां से यहां टर्मिनल जोड़ लेंगे, तार जोड़ देंगे, इसको धक्का नहीं। अबे वो तो ड्राइंग के कारण उधर आ गया, असल में आपका बैटरी अब ये, और ये रेसिस्टेंस यहां है, यहां। समझ में आया? समझ में आया? तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है वो E के बराबर नहीं होता। आप खुद भी सोच सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस E, और इसमें से कुछ करंट गुजरेगा तो उसके कारण कुछ ड्रॉप आएगा। और अरे अभी तुरंत तो सीखे हैं, अगर करंट गुजरे तो IR ड्रॉप आता है, तो इसके अक्रॉस नेट ड्रॉप आ जाता है E माइनस IR। समझ में? ध्यान से सुन। अरे यहां तक में कोई दिक्कत? थोड़ा सा भी दिक्कत है तो बताओ। तो अब EMF का डेफिनेशन लोग क्या दे देते हैं, वो बोलते हैं कि देखो इसके अक्रॉस ड्रॉप क्या आ रहा है, अभी बस मान लो कि कितना आ रहा ड्रॉप, E माइनस है क्या, इसके अक्रॉस ड्रॉप इसके EMF के बराबर हो जाएगा अगर करंट क्या हो जाए, 0। अरे इसके अक्रॉस जो ड्रॉप आ रहा है V, वो E माइनस IR आ रहा है, वो हम कल दिखा देंगे प्रूफ करके, उसके लिए अभी परेशान नहीं हो। तो EMF का डेफिनेशन बहुत जगह लिखा होता है कि EMF इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ ए बैटरी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। बट मेरे हिसाब से वो डेफिनेशन सही नहीं है, वो मेजर करने का तरीका। EMF का डेफिनेशन तो ये है जो इतना मेहनत से हम समझाएं कि एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एजेंट है जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चार्ज को उठा के ले जाता है, वो EMF। अरे है कि नहीं? लेकिन NCERT में भी ये डेफिनेशन दिया कि EMF ऑफ ए सेल और बैटरी इज बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। क्योंकि जैसे करंट 0 हो जाएगा तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। तो वो EMF का डेफिनेशन लोग यही बोल देते हैं कि EMF ऑफ अ बैटरी और सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। बट फॉर मी इट इज बेसिकली a method to measure the EMF, not the definition of EMF। और EMF है क्या? तो ये एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो बैटरी के अंदर चार्ज सेपरेशन क्रिएट करता है ना? समझ में आए? है ना? अच्छा, EMF के बराबर टर्मिनल वोल्टेज क्यों नहीं होता? तो भाई अंदर भी तो करंट फ्लो करता है, अंदर भी तो मसाला है रियलिटी में, तो वो भी तो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट्स वाई ऐसा होता। कब EMF और पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस सेम हो जाएगा? जब कोई करंट नहीं फ्लो करे, या दूसरा जब इंटरनल रेसिस्टेंस 0 लेके चलो। आइडियल बैटरी जो बचपन में आप लोग पढ़ते थे, है ना? बचपन में आप लोग आइडियल बैटरी पढ़े, आपको पता नहीं है। यहां तक में कोई दिक्कत? तो आई होप थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आई होगी। तो कल आपको क्या करके आना है, एग्जाम्पल नंबर 6 से लेके 19 तक करके आना। हाँ बस उतार लेना, बहुत है, ठीक है? और थोड़ा सा बस आंख नाक कान खोल के उतारना, ठीक है? ठीक है, क्योंकि उसी से डिस्कशन करते हुए पढ़ाते जाएंगे तो बहुत मजा आएगा, है ना? तो कल मेनली पढ़ेंगे किरचॉफ जंक्शन रूल और किरचॉफ लूप रूल। कोई दिक्कत? अब तेरे को क्यों खुजली हो रही? बट